ऑल वेदर रोड हम कह देते हैं। थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि ये रोड बनाने में क्या अलग टेक्निक यूज होती है। ऑल वेदर रोड का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सीजन में उस पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करें। यहाँ पे आके बिंदाल और रिस्पना 2 रिवर हैं यहाँ पे, तो इन दोनों नदियों के अंदर से हमने 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान किया, जिसपे काम स्टार्ट कर लिया हमने। उत्तराखंड निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस पे 47 तक हम उसको अपने आप को निश्चित पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एट 25, एक विशेष पहल द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। इस श्रृंखला में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उत्तराखंड के 25 साल, एक ऐसा सफर जिसमें ये राज्य अपनी पहचान, प्रगति और सपनों को नए आयाम तक ले गया है। इस विशेष मौके पर हम बात करेंगे उन जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों से जो राज्य के विकास, सुशासन और जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन रोचक और गहरे संवादों के जरिए हम समझेंगे कि उत्तराखंड ने किस तरह अपने सपनों को हकीकत में बदला और आगे का रास्ता तय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड एट 25 द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति में अब जो मेरे साथ हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी, 2005 बैच के उत्तराखंड काडर के प्रशासनिक अधिकारी, जो इस समय लोक निर्माण, श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव के रूप में राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। IRS से IAS बनने के सफर में उन्होंने राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि कौशल विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं लोक संपर्क, औद्योगिक विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रभावी कार्यकाल पूरे किए हैं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला, IT के उपयोग के लिए इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ और 2011 की जनगणना का शानदार नेतृत्व करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान उनका योगदान सराहनीय रहा, जिसका विशेष उल्लेख तत्कालीन राज्यपाल द्वारा भी किया गया। डॉक्टर पांडे ने कौशल विकास के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों में। आइए जानते हैं उनसे आज के उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस के नए विजन के बारे में। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एट 25 में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। 25 सालों का ये सफर, अगर मैं आपसे पूछूं रोड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस क्षेत्र में कितना इवॉल्व हुए हैं या कितना काम हुआ है इस राज्य में? देखिए, जब हम लोग उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तब से लेकर अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा हमने प्रोग्रेस की। अगर कंपैरिजन आप करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ उस पर्सपेक्टिव में भी, और जो हमारे जो बेस डेटा था हमारा 2000 में हम जहाँ पे थे, हम लोग लगभग 8000 किलोमीटर सड़कें थी हमारे पास उस टाइम उत्तराखंड में। अभी 40,000 किलोमीटर हम बना चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल में हमने इतना मेजर जंप किया है हमने। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लगभग सारे गांव जो भी 250 से ऊपर की आबादी वाले हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं। कुछ थोड़े से गांव हैं जो, क्योंकि पहाड़ में आप देखेंगे कि एक एक पहाड़ में छोटे छोटे 10 घर के, 5 घर के, ऐसे तोक या छोटे छोटे मोहल्ले टाइप के भी रहते हैं अलग अलग। वो लोग अभी नहीं कनेक्ट कर पाए हम लोग, कुछ एक गाँव रह गए, बाकी हमने सारे कनेक्ट कर लिए जहाँ पे भी 250 आबादी तक के लोग थे। कुछ जगहों पे अभी भी काम चल रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर कर रहे हैं हम लोग काम। इसके अलावा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, वो सारी हमने पूरे स्टेट में हम लोगों ने कर रखी है। और स्टेट का जो डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट जिसको हम कहते हैं, वो भी जो आसपास के हमारे जो बड़े स्टेट उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। और पर कैपिटा इनकम में भी हम लोग इंडिया के जो टॉप स्टेट उसके अंदर आते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जर्नी रही है 25 साल की, इसमें आप सबसे बड़े माइलस्टोन्स किनको कंसिडर करते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से जो हम लोग का टारगेट था हमारे स्टेट का, वो था कि जो रिमोट एरियाज के लोग हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, जो जहाँ लोग रहते हैं, पहले उनको हम कनेक्ट करें। इसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक हॉटस्पॉट हैं,
इकोनॉमिक हॉटस्पॉट मतलब जहां इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे टूरिज्म के लोग हैं, जहां लोग जा रहे हैं, जहां पे पैसे खर्च हो रहे हैं, यहाँ रोटेशन हो रहा है, उनको हम लोगों ने फोकस किया और हम लोगों ने काम किया। लेकिन 2013 में जैसा कि आप जानते हैं केदारनाथ जो आपदा आई उसमें गढ़वाल एरिया में एटलीस्ट बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को। तो उसके बाद से फिर हम लोग ने अपने प्लान में फर्दर इम्प्रोवाइजेशन किया, बहुत डिटेल्ड डिलिबरेशन हुआ, डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने प्लान रिवाइज करे और ऑल वेदर रोड का जो हमारा प्रोजेक्ट आया वो उसके बाद हम लोगों ने लिया। 4 धाम में भारत सरकार ने सपोर्ट किया उसको, उसमें 4 धाम के सारे रोड और टनकपुर से एक लिपू लेक जाता है एक रोड जो चाइना बॉर्डर को जाता है, उसको हम लोगों ने इस ऑल वेदर रोड में लिया। और ये इसका पर्पज ये था कि थ्रू आउट द ईयर कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो, आप ट्रेवल कर सकते हैं उसमें, मतलब निसंकोच कर सकते हैं, ये मान के आप चल सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब उसके बाद से हम ये मेजर माइलस्टोन है हम लोगों का कि हम लोगों ने ऑल वेदर रोड पे काम किया और तकरीबन 900 किलोमीटर सड़क जो है वो हम लोगों ने ऑल वेदर में कन्वर्ट की है अपनी। तो हमारे स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग इसमें भी लगभग 90% काम है जो हम लोग कर चुके हैं, थोड़े से काम बचे हुए हैं, वो कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज थे और एक माननीय उच्चतम न्यायालय के एक कमेटी थी जिसकी वजह से जिनके परमिशन नहीं मिली थी हम लोग को थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके होते। फॉरेस्ट के इश्यूज आपने कहा, कितना बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है, लेकिन सही बात है राज्य की जो असली पहचान है वो यहाँ के जंगल और यहाँ की ग्रीनरी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए उत्तराखंड के जो लोग हैं, इवन हम लोग भी, मतलब अधिकारी भी और जो लोग हैं, सबको इकोलॉजी से और इससे बहुत ज्यादा लगाव है, सभी को है। मतलब पहाड़ में जो लोग हैं और यहाँ लोग बहुत एक्टिव भी रहते हैं, यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत एक्टिव रहती है। अगर हम थोड़ा सा सोचते भी हैं तो उसमें लोग आके कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, तो बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट की भी ये मंशा है कि हम इकोलॉजी प्रिजर्व करें और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं और एक बैलेंस रखें दोनों में। मतलब कहीं पे भी सिर्फ इकोनॉमी को नहीं हम लोग देख रहे हैं। यही कारण है कि जब हम लोग उत्तराखंड जब बना था तब हम लोग अराउंड 64% हमारा फॉरेस्ट था, आज के डेट में हम लोग मोर देन 70% है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 25 साल में हमने फॉरेस्ट कवर एक्चुअली बढ़ा दिया है। और जैसा मैंने बताया अभी 2013 के आपदा के बाद हम लोगों ने अपने थिंकिंग को चेंज किया और ये देखा कि क्या इश्यूज होते हैं और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो जो हैफजर्ड डेवलपमेंट या हैफजर्ड जो काम चल रहा था उसको रोक दिया हम लोग ने। अब जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो इकोलॉजी देखते हैं, टेरेन देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं, साथ के साथ ये देखते हैं कि अगर, क्योंकि हम लोग जोन 5 में हैं, सिस्मिक एक्टिविटी के लिए फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, यहाँ पे तमाम जो स्लोप्स हैं उनमें बहुत इश्यूज रहते हैं, लैंडस्लाइड, ये सब इश्यूज रहते हैं। तो उनको देखते हुए सारी प्लानिंग हम करते हैं कि कहीं पे भी अगर रोड ले जा रहे हैं तो वो ये सब कंसिडरेशन के बाद प्लान करते हैं। उसके बाद जो EIA होता है हम लोग का, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग मैंडेटरली करते हैं जहां भी फॉरेस्ट होता है। फिर ये देखते हैं कि किस स्पीसीज के पेड़ हैं वहां पे। अगर प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, साल का है, इसके ओक के जिसको बांज कहते हैं उसके पेड़ हैं, बुरांस के पेड़ हैं या देवदार के हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि उनको नहीं काटें, हम अलाइनमेंट चेंज कर दें, अपना प्रोविजन करें। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सोचने लगे हैं कि हमारे स्टेट का इकोलॉजी, हमारे स्टेट का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट का जो चीज है उसको बिल्कुल उसको खराब नहीं करें और डेवलपमेंट के साथ साथ इसको हम अपने मेंटेन कर लें। क्योंकि जब आपदा भी आई थी तब भी ये बार बार सवाल उठा था कि जो एक रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन जो आप बात करें ना भाई, होटल बन गए, मतलब इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज है ना कि भाई ये इतना जरूरी है और ये जो हो रहा है वो गैर जरूरी है। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो हम अब ये हम लोग देख के चलते हैं, कहीं भी अगर कनेक्टिविटी एक रोड बना है तो हम दूसरा रोड नहीं सैंक्शन करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि क्यों जंगल काटना है, क्यों करना है। जैसे मैंने अभी बताया, अलाइनमेंट में भी हम लोग फोकस करते हैं कि लीस्ट डैमेज टू फॉरेस्ट एंड ट्रीज जहां पे हो उसको पकड़ते हैं, भले कुछ हो। जैसे हमने टनल पे काम शुरू किया, हमने 3 टनल अभी तक, एक सिलक्यारा पे काम चल रहा है, थ्रू हो चुकी है, फाइनल कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से हम जब जा रहे थे तो बहुत सारे पेड़ कटते, अगर हम डबल पे जाते, डबल लेन में जाते, हमने अंदर से निकाल दिया, बहुत सारे पेड़ बचा दिए हमने। इसी तरीके से रुद्रप्रयाग में एक हमने बनाया है टनल, चालू कर लिया उसको हमने। एक उत्तरकाशी में बना रहे हैं,
12 किलोमीटर की सड़क को हम 3-4 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और पेड़ नहीं कटेंगे, उसको हम शॉर्ट निकाल देंगे। इसी तरह से लिपू लेक जाते समय एक हम लोग बना रहे हैं, वहां पे एक टनल प्रपोज की गई। तो टनल में हम लोग जा रहे हैं, जैसे रेलवे में ने भी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, रेल विकास निगम ने, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे, उन्होंने भी टनल के थ्रू किया। तो जंगल को और उसको हमने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि मिनिमम रखें हम लोग, काम हमारा हो जाए और नुकसान नहीं। टनल्स वगैरह से लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ता है क्या? नहीं, लैंडस्लाइड एक्चुअली जब हम लोग स्लोप को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे जहां पे भी सड़क हम काटते हैं, अगर जो नेचुरल स्लोप है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टेबलाइज करता है। अगर हम फ्रेश कटिंग कर देंगे कहीं पे तो वो स्लोप का वो गड़बड़ हो जाएगा, और फिर जब तक वो नेचुरल उसमें नहीं आएगा, जब तक वो आते रहता है। इसके अलावा और भी तमाम जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से स्लाइड्स होते हैं। टनल में स्लाइड्स नहीं आते हैं कभी भी, बट टनल बनाने से पहले हम लोग उसके अंदर का जियोलॉजी और सारा और कंसिडरेशन देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। टनल बनाने की वजह से लैंडस्लाइड्स का खतरा नहीं बढ़ता? नहीं। बार बार उत्तराखंड की जब बात होगी तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की बात जरूर होती रहेगी। तो जब आप कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी कोई ऑनगोइंग या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो या तो चल रहे हैं या आपकी योजना में है, आप बताना चाहेंगे जो कनेक्टिविटी सुधारेंगे? देखिए, जैसे रिमोट एरियाज को कनेक्ट करने के लिए दो जो मैंने आपको बताया, आपको एक चारधाम का ऑल वेदर रोड जो हमारा चल रहा है वो गढ़वाल पूरा कवर करता है, और कुमाऊं में हम लोग लिपू लेक तक जा रहे हैं जो मेजर हाईवे हमारा है, NH है, अच्छा बना रहे हैं उसको हम लोग डबल लेन। इसके अलावा कुमाऊं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानस खंड एक परियोजना लॉन्च की थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम जो हमारे बड़े मंदिर हैं, 16 बड़े मंदिर हैं जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे जो मेजर टाउन्स हैं और तमाम एरियाज उनको हम कवर करेंगे एक अच्छे रोड से, ऑल वेदर या डबल लेन, या आप ये कह सकते हो। जो हमारे बॉर्डर के विलेजेस हैं उनको हम लोग ने वाइब्रेंट विलेज के अंदर लेके उनको भी कनेक्ट किया है। जो पूरे 40 से ज्यादा गांव हैं जो हमारे उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में और चंपावत में है, जो बॉर्डर के आसपास हैं, जहां से लोग मूव कर जाते थे या प्रॉब्लम होती थी, उनको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। PMGSY 4 में हमने बहुत सारे काम लिए हैं और बहुत सारे काम PWD अपने बॉर्डर कौन सा है? बॉर्डर हमारा नेपाल के साथ चंपावत में है, नेपाल और चाइना के साथ पिथौरागढ़ में है, और चाइना के साथ उत्तरकाशी में है। तो इन तीनों जी, तो इसमें क्या है, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर कभी ऐसा होता है तो अगर फोर्स का मूवमेंट भी होता है हमारे आर्म फोर्सेस का, तो ये रोड्स उनके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये बॉर्डर तक जाएंगे सारे रोड। जो मेन हाईवे हमारे हैं वो बॉर्डर तक जाते हैं, बाकी उनसे जो है आर्टेरियल रोड्स हैं जो हम लोगों के लिए बना रहे हैं कि लोगों की इकोनॉमी में भी एक वो मिले। और अगर लोग टूरिज्म पर्पज से जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बॉर्डर टूरिज्म काफी हिट हो रखा है, कश्मीर में भी काफी जाते हैं लोग, हमारे यहाँ भी काफी लोग आने लगे हैं। तो बद्रीनाथ से आगे माणा है, माणा पास है, वो भी आगे तक जाता है, नीति वैली है, वहां पे भी है। तो तमाम टूरिस्ट आते हैं जो बॉर्डर एरियाज देखना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो इन रोड से लोकल्स को हम बेनिफिट कर रहे हैं, टूरिस्ट को लेके आ रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर हम बूस्ट कर रहे हैं, जिससे कि उस एरिया की इकोनॉमी भी थोड़ा ऊपर आ जाए। तो ये जो आप स्पेशली बॉर्डर वाली रोड्स का कह रहे थे, कब तक आपका ये कंटिन्यूअस हम लोग का प्रोसेस चल रहा है, मतलब क्योंकि अभी जो हमने वाइब्रेंट विलेज वाला लिए वो हमारा अगले 2 से 3 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बॉर्डर जो एरियाज हैं वहां पे वर्किंग सीजन बहुत कम मिलता है, 6-7 महीने मिलता है, और उन जगहों पे उतना मटेरियल लेके जाना, मशीन लेके जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट फिर भी हम लोग सारे कंसिडरेशन लेते हुए ये प्लान है हमारा कि 2 से 3 साल में हम पूरे कवर करेंगे। मैं चाहूंगी आम लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कुछ टर्म्स बड़ा आराम से यूज कर लेते हैं, जैसे ऑल वेदर रोड हम कह देते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि ये रोड बनाने में क्या अलग टेक्निक यूज होती है, और ये जो इन सड़कों का अगर जाल है हम कहें ऑल वेदर रोड्स का, आप एग्जिस्टिंग रोड्स के साथ और बना रहे हैं या सिर्फ अब जो नई सड़कें बन रही हैं वो ऑल वेदर होंगी? थोड़ा सा उस पर बात करें। देखिए, ऑल वेदर रोड का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सीजन में उस पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ों में जैसे लैंडस्लाइड मेजर इशू रहता है हम लोगों के लिए, तो इन जो रोड्स हैं जो मैंने बताया 900 किलोमीटर जो सड़क हम बना रहे हैं, इसमें जितने भी स्लोप में इश्यूज है, जहां पे लैंडस्लाइड होता है, उनको सबको हम ट्रीट कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 200 हमने इसमें लोकेशन आइडेंटिफाई किया जिसपे स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है हमारा, इसलिए कि अगर बारिश हो या कोई और बर्फ गिरे या कुछ हो तो रोड ब्लॉक नहीं हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग हमने वहां पे मशीनें डिप्लॉय करी हुई हैं कि अगर जरूरत पड़ती तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे जहां पे
स्लोप ट्रीट नहीं किया जा सकता है या प्रॉब्लम है करने में, वहां पे हम लोगों ने वायाडक्ट बना दी है, हमने अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, कहीं पे हमने टनल प्लान की, जैसे मैंने बताया गया। तो कई जगहों पे हमने टनल प्लान कर ली है कि हम उसको टनल से लेके चले जाएंगे, कि स्लोप को हम नहीं छेड़ेंगे, बट कोई भी सिचुएशन हो ट्रैफिक नहीं रुक सकता हमारा। तो वो क्या है, अल्टीमेटली जो रिमोट के लोग हैं या जो बॉर्डर में हमारा फोर्स का मूवमेंट है, ये सब वेदर पे डिपेंडेंट नहीं हो, इसके लिए हम कर रहे हैं। या मान लीजिए किसी को हेल्थ इमरजेंसी होती है, तो वो अपने गांव से वहां तक आ जाएगा किसी तरह से। तो हमारे कुछ मेजर रोड्स ऐसे हों, कुछ हाईवेज ऐसे हों जो बंद ना हो, बिल्कुल बंद नहीं हो किसी भी हालत में, तो ये प्लानिंग उसके लिए। अभी हम लोग सिर्फ एनएच में कुछ पोर्शन 900 किलोमीटर कर रहे हैं, आगे जो हमारे इंपॉर्टेंट रोड है उनको हम धीमे धीमे कन्वर्ट करते जाएंगे इस तरफ। मतलब आम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वो ऐसी सड़कें जो किसी भी खराब मौसम में, या हम कहें कि हमेशा, और अब अगर मैं पूछूं कि अगले 5 से 10 सालों में कितने किलोमीटर सड़कें ऐसी होंगी जो आपने 900 किलोमीटर का हो या उससे ज्यादा? भारत सरकार ने किया है, बाकी हम लोग स्टेट से और जो बाकी नई रोड ले रहे हैं उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं अपने रोड्स को। सारे जैसे एसएच है हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं, उनमें हम जो हमारे ब्रिजेस हैं वो कम कैपेसिटी के ब्रिज हैं, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में कर रहे हैं। किसी भी लेवल की, किसी भी लोड की गाड़ी जा सकती है उसके ऊपर से। तो वो एक प्लान हमारा चल रहा है कि हम उससे भी करें। वो अलग अलग जगहों पे हैं, हर जिले में 2-3 करके एसएच हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो स्टेट की है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी जितनी मेजर रूट्स हैं एनएच और एसएच, उनको इस लेवल पे ले आ देंगे कि हमारे जो लोग रिमोट में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ना पड़े, किसी मौसम में जाना आना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है। तो हालांकि आप बीच में इसका जिक्र करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या उसका एग्जीक्यूशन होता है, खासकर उत्तराखंड के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इनको इनकॉर्पोरेट करना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है तो है ही, बट कैसे कर रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने बताया पहले भी कि प्लानिंग के टाइम पे हम लोग सारी चीजें देखते हैं, सारा कंसिडरेशन करते हैं, फॉरेस्ट के साथ डिस्कशन करते हैं, एनवायरनमेंट के लोगों के साथ करते हैं, फिर EIA हम लोग करवाते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। अगर हम ये सड़क बनाएंगे तो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या उसका कोई मिटिगेशन मेजर है। अगर मिटिगेशन मेजर है तो पहले उसको हम अडॉप्ट करते हैं कि हम सड़क तो बनाएंगे लेकिन उसके एवज में कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि उससे जो नुकसान हुआ उसको हम कंपनसेट कर ले जाएं। ज्यादातर तो ये होता है कि इतने पेड़ काटे गए तो क्या कहीं और वो पेड़ लगाएं, वो लगाते हैं हम लोग। जितने पेड़ हम काटते हैं उसका डबल लगाते हैं। अच्छा। उससे डबल पेड़ लगा तो वो मैंडेटरी है। उसके अलावा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए या वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, क्या वहां लाइट रोकना है या क्या रात का ट्रैफिक रोकना है, बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं जो हम लोग देखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटेक्टेड वेराइटीज के जो प्लांट्स हैं उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब अगर कहीं वो ज्यादा हैं, बांज, बुरांस, देवदार, वो हम बहुत बहुत रेयर कंडीशन में टच करते हैं उनको, क्योंकि उनको ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब ये फीलिंग, मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं कि हम PWD कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल क्या होता है ना, ये दिखाते हैं बस पेड़ काट दिए। और एक तरह ये भी है डॉक्टर पांडे की, आपने अगर 100 काटे तो आप जो 100 लगा रहे हो वो कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि ये पेड़ 50 साल, आई एग्री, आई फुली एग्री। इसीलिए अब जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी NHAI का हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक का जो रोड है उसको हम 4 लेन कर रहे हैं। तो उसमें 3000 पेड़ करीब काट रहे हैं। तो उसमें 3000 में से तकरीबन 1000 के पेड़ के आसपास जो ट्रांसप्लांट करे जा सकते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब जो प्लांट एज पर एक्सपर्ट्स हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके हम ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर उस पेड़ की लाइफ है और जो 50 साल में आया है वो और अगर 50 साल चल सकता तो उसको हम शिफ्ट कर दें वहां से। इसका जिक्र गडकरी जी करते रहते हैं कई बार कि पेड़ों को, नहीं, भारत सरकार से भी काफी हम लोग को सपोर्ट मिलता है। और स्टेट में भी हम लोगों ने एक शहर की भी हमने एक रोड बनाई थी, सहस्त्रधारा रोड है, उस पर हमने उसको वाइड किया था, 4 लेन किया था। उसके 40% पेड़ हमने जो है ट्रांसप्लांट किए हैं। तो हम ट्रांसप्लांटेशन पे भी जाते हैं कि बहुत पुराने जो पेड़ हैं वो, बट उनकी लाइफ होनी चाहिए और जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्री करें इस चीज से कि हाँ, अगर ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करते हैं। इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या क्या यूज हो रही हैं, जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो इकोलॉजी का मिनिमम डैमेज हो, तो क्या नई टेक्निक्स क्या इस्तेमाल हो रही हैं आजकल? हम लोग स्टेट में जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी यूज किया है। जो पहले आपने देखा होगा कि जब पहाड़ में बिटुमिन यूज करते थे हम लोग, तो बिटुमिन को पहले गर्म करके वो जो ड्रम में गर्म करते थे, तो उससे पोल्यूशन होता था, धुआं होता था, पोल्यूशन होता था सब।
अब हम नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कोल्ड मिक्स सोल्यूशन आता है, सीधे मिक्स करते हैं ग्रिट में और ले कर देते हैं। और ये हर जगह हो रहा है या सिर्फ फ्रेजाइल एरिया? पहाड़ में हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम पहाड़ में हम लोग कोल्ड मिक्स यूज कर रहे हैं। तो कोल्ड मिक्स से कोई पोल्यूशन नहीं है, ना कोई स्मेल है, ना कोई धुआं है, ना कोई भी प्रॉब्लम है। बहुत सक्सेसफुली हम यूज कर रहे हैं अपने स्टेट में। एक्सपेंस में कुछ फर्क होता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं होता फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लाइफ लगभग बराबर होती है। और कोल्ड मिक्स में टेम्परेचर का वो नहीं होता, जैसे पहाड़ में टेम्परेचर कम रहता है, जैसे प्लेन में टेम्परेचर ज्यादा है तो एक अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, पहाड़ में टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ ये वाले अगर टेम्परेचर बहुत नीचे हो तो ये सेट नहीं करेगा वहाँ पे बिटुमिन, उसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको स्क्रैप करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इसमें मिक्स करके यूज कर रहे हैं, वो भी हमने कई जगह पे यूज किया अपने। उससे क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो इम्परवियस टाइप हो जाती है हमारी सड़क, उसमें पानी नीचे जाता है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग। यस, तो प्लास्टिक को श्रेड करके छोटे टुकड़े करके मिक्स करके यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो FDR जिसको हम कहते हैं, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। तो कोई पुरानी रोड है तो उसमें मशीन से हम पूरा यूज कर उसको पूरी सड़क को का जितना भी क्रस्ट है पूरा निकाल लेते हैं और हमारी मशीन के पीछे आ जाता है वो, उसी को रिसाइकल करके दोबारा लगा देते हैं। तो मटेरियल का रिसाइकलिंग हो गया। तकरीबन 80 to 90% हम मटेरियल रिक्लेम कर लेते हैं, उसमें बस बाइंडर और कुछ सोल्यूशंस एडिशनल यूज करते हैं और वो भी यूज कर देते हैं। तो हमको फर्दर कहीं पे जाके पत्थर तोड़ के नहीं लाना है, कोई ये चीज नहीं यूज करना है, ये भी हम यूज कर रहे हैं। और एक भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी गडकरी जी ने बताया था, मतलब मैं उनको जब मिला था पिछली बार 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि ये वाला यूज करो, तो उस थिन व्हाइट टॉपिंग, वो बहुत उनका पेट वो है ये टेक्नोलॉजी, उसको भी हमने यूज किया है। तो जहां पानी भर जाता है, जहां पे बहुत जल्दी सड़क खराब होती है, वहां पे हम थिन व्हाइट टॉपिंग यूज कर रहे हैं। हालांकि थिन व्हाइट टॉपिंग का कॉस्ट ज्यादा है, कैपिटल कॉस्ट। किस चीज से बनती है? ये सीमेंट और सॉल्यूशंस होते हैं, उनसे यूज करते हैं। अच्छा। कंक्रीट के ऊपर एक लेयर डाल देते हैं हम उसको, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट वो ज्यादा है रेगुलर सड़क से, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है और 10 साल तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ISBT के नीचे वाले पोर्शन में तकरीबन 2 किलोमीटर में किया है पूरे में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पहाड़ में भी जहाँ पे पानी भर जा रहा है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वहां पे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन वहां पे टिकेगा नहीं। जहां भी पानी रहता है वहां विटामिन नहीं टिकता है, वो सारा गड्ढे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो 4 बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सिस्टम्स हैं उसमें हम लोगों ने पूरा सिस्टम अपने डिजिटल उस पर ले लिया है हम लोगों ने। तो हमारा DPR बनाने का सिस्टम पे है, डिजिटल है, DPR हम लोग बना रहे हैं, वहां सारा चीज आता है, सारा चीज चेकिंग से लेकर सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, और प्लानिंग और उसमें जो ड्रोन और इसका यूज होता है, जो मैंने बताया अभी आपको कि हर चीज हम लोग पहले प्लानिंग में डालते हैं। तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज है, इकोलॉजी से रिलेटेड चीज है, उसको भी अपना प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले कंसीडर कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। वैसे अच्छा है ना, सरकार अपनी तरह से सोचती है, लेकिन वो एक्टिविस्ट और वो सब भी अगर रहते हैं तो वो एक चेक्स एंड बैलेंसेस वाला एक प्रेशर तो रहता है। नेचुरली वो मतलब उत्तराखंड में लोग, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि यहाँ लोग सेंसिटिव हैं और दे आर इमोशनल अबाउट दिस थिंग, तो हम लोग भी इमोशनल हैं। मतलब कई कई जगह पे वो हमको भी रोक देते हैं कि नहीं साहब ये तो नहीं हम करने देंगे, और ठीक है, मतलब ये कंसर्न होना चाहिए, तो हम उनके कंसर्न को एड्रेस करके फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब गवर्नमेंट कोई मनमाने तरीके से नहीं काम करती, हम एनवायरनमेंट के कंसर्न, पब्लिक के कंसर्न भी देखते हैं। अगर पब्लिक जिसके लिए हम रोड बना रहे हैं वही उसी को नहीं चाहिए, तो मैं क्यों रोड बनाऊंगा? तो मतलब इट्स, या फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढा जाए, कोई रास्ता चाहिए। इट शुड बी विन विन फॉर बोथ द साइड्स। चलिए अब टूरिज्म की बात करें। मुझे कई बार लगता है कि क्या होता है कि जहां तक आराम से पहुंच गए वहां टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, लेकिन उत्तराखंड में और कितना कुछ देखने को है। अगर वहां तक सड़कें हो, उन गांवों तक या उन जगहों तक कोई झील हो, तो ज्यादा बढ़ सकता है। क्या वो आपका फोकस है कि भाई सब लोग इधर ही 3-4 जगहों पे क्यों जाते हैं? वी नीड टू डेवलप दिस फर्दर। बिल्कुल आपने सही बात कही। जैसे आप जानते हैं 4 धाम तो मतलब हिस्टोरिकली मतलब तो सैकड़ों सालों से चल रही है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम जितना सुविधा दे देंगे उतने लोग ज्यादा आ जाएंगे, बट नहीं देंगे तो भी लोग आएंगे, वो आते रहते हैं लोग। बट गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए कि नए कैसे हम करें। जैसे मसूरी और नैनीताल बहुत पॉपुलर रहे हैं, बहुत भीड़ हो जाती है डेफिनेटली। तो आज के डेट में आप किसी वीकेंड पे आएंगे तो पूरा रोड जाम मिलेगा आपको,
20-20, 30-30 किलोमीटर के जाम लगते हैं। तो हम इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे टिहरी लेक हम प्रमोट कर रहे हैं, तो टिहरी के लिए हाईवे से कनेक्टेड है, नए रोड हम और प्लान कर रहे हैं। टिहरी लेक के चारों तरफ एक रिंग रोड हमने प्लान किया है, 58 किलोमीटर का रिंग रोड है, पूरे लेक के चारों तरफ है वो। उसका इन प्रिंसिपल हमने अप्रूवल यहाँ से कर रखा है हमारे स्टेट से, उस पर हम काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हल्द्वानी का एक बाईपास हमने प्लान कर लिया कि टूरिस्ट शहर के अंदर नहीं जाए, उनको असुविधा कम हो। जैसे कैंची धाम आप जानते हैं, कैंची धाम में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा, और एक रोड है। तो अब कैंची धाम के लिए कि जो कैंची धाम जाने वाले हैं सिर्फ वही जाए वहां पे, उसके 3 और रूट हमने प्लान करे, नए रोड अच्छा सैंक्शन करे कि जो टूरिस्ट है, अभी क्या हो रहा है, जो रेगुलर लोग जाने वाले हैं वो और टूरिस्ट इकट्ठे होकर फंस जा रहे हैं उसमें जाके। सही बात है। तो हमें दोनों को कंसिडरेशन में लेते हुए हमने प्लान किया कि कैंची धाम बाईपास 2 सेपरेट रोड, और जो एग्जिस्टिंग एनएच है उसका भी 2 किलोमीटर का बाईपास, 3 रोड उसके लिए प्लान किए गए। हरिद्वार जैसे मैंने आपको बताया, हरिद्वार में अभी चल रहे प्रोजेक्ट से, हाँ ये सैंक्शन हो गए, 2 सैंक्शन हो गए, तीसरा एनएच का भी जिसपे काम चल रहा है, डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। पहाड़ में जैसे मैंने आपको बताया कि हम मानस खंड वाले काम कर रहे हैं। मानस खंड कुमाऊं के 16 बड़े मंदिर हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन जो है स्कंद पुराण में है कि उत्तराखंड में एक केदारखंड और एक मानस खंड। केदारखंड मतलब गढ़वाल, मानस खंड मतलब कुमाऊं। तो उसमें जो मेजर 30 बड़े मंदिर, उसमें 16 हमने लिए फर्स्ट डिवीजन। तो ये 16 मंदिर भी हम टूरिस्ट के लिए इजी एक्सेस देना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों को पहुंचाएं। और सिर्फ सड़क नहीं, सड़क तो एक चीज है, इसके साथ साथ रोपवे भी प्लान किए हमने। अच्छा। लगभग 50 रोपवे हैं जो इस टाइम हमने स्टेट में अलग अलग जगह पे प्लान किए हैं। ऑफ कोर्स विद टूरिज्म डिपार्टमेंट हमने अलग अलग प्लान किए हैं। पूर्णागिरी में प्लान किया है, नैनीताल का एक प्लान है, जागेश्वर धाम के लिए प्लान किया गया है, देहरादून मसूरी ऑलरेडी जिसपे काम चल रहा है, यमुनोत्री ऑलरेडी काम चल रहा है, केदारनाथ धाम का रोपवे भारत सरकार का सैंक्शन हो गया, हेमकुंड साहब का रोपवे भारत सरकार का सैंक्शन हो गया, और बहुत सारे और हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। तो टूरिस्ट को सहूलियत मिले, आराम से पहुंच सकें, नए स्पॉट में जाके एक्सप्लोर कर सकें, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। ऋषिकेश में जैसे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, ऋषिकेश का एक बाईपास हमने प्लान किया है। अच्छा। कि जिसको ऋषिकेश आना वो ऋषिकेश आए, जिसको बाहर जाना वो ऋषिकेश के बाहर से जाएगा। अच्छा। उसका बाईपास हमने प्लान कर लिया है, जिसपे काम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत सरकार में आज उसकी मीटिंग है। अच्छा। आज फाइनल होना उसका अलाइनमेंट, उस पर डिस्कशन होना है। तो टूरिस्ट, नए टूरिस्ट स्पॉट्स, नए अट्रैक्शन, या जहां पे लोग होटल्स और रिजॉर्ट बना रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, वो कहता है साहब मैं इस विलेज में बनाऊंगा, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम रोड बनाएंगे तब कोई आएगा। अगर इन्वेस्टर आके कहीं पे कुछ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पूरा उसमें हेल्प करेगी, रोड बनाएगी, बिजली देगी, पानी देगी, सब कुछ देगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो टूरिस्ट है वही जाके वहां पर रुकने वाला है। तो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। अब गंगा जी के किनारे पूरे में आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस, ऋषिकेश से लेके आगे जहां तक आप जाएंगे चारों तरफ रिजॉर्ट्स और होटल बने हुए हैं। तो सब जगह पे जहां जहां एक्सेस नहीं थी वहां पे एक्सेस दी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट उसको प्लान करती रहती है। तो पुराने टूरिस्ट स्पॉट को के साथ साथ जो नए हैं उन पे भी हम लोग कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडस्ट्री के लिए भी जहां पे भी जो भी एरिया इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग कनेक्ट कर ले जाएंगे। डॉक्टर पांडे, देखिए जो हम विकास और पर्यावरण की बात करते हैं, बड़ी टाइट रोप वॉकिंग है कि थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया तो गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है टूरिज्म भी वही है ना। हम चाहते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पर भी आप देखिए कितने, अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रही थी कि हम इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है। ये देखिए हम यहाँ उत्तराखंड जाके पूरा गंदगी की हुई है, ठीक है, ट्रैफिक का हाल बदहाल हो जाता है, गंदगी, और जो है लोकल आपका आदमी होगा वो कभी अपने पर्यावरण को खराब नहीं करेगा। ये ज्यादातर हम लोग बड़े शहरों से वहां से आके करते हैं। उस बैलेंस को मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंज है। जितना आप एक्सेस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टूरिस्ट आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिविक सेंस भी हमको बढ़ाने की जरूरत है अपने अंदर, मतलब हम सभी को जो एज अ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जो कि लोकल्स नहीं करते ना, मेरे ख्याल से ज्यादा। जो जहां रह रहा है वहां पे तो वो नहीं चाहेगा कुछ भी गड़बड़ हो, बट क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है मेजर उस पे टूरिज्म पे भी डिपेंड करती है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आए वो भी कोऑपरेट करे, हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत फ्रेजाइल भी है। अगर प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमको, या कुछ
ज्यादा पोल्यूशन होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये भी चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करें यहाँ पे आके, तो हो सकता है हम बेटर पोजीशन में हो। अभी जितने मेजर हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो चारधाम के लोकेशन है, सब में प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट लगे हुए हैं। बॉटल वापस करने पे पैसा मिलने का भी हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। कलेक्शन बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि मतलब जो लोग आए उस थोड़ा सा, जो मैंने कहा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि ठीक है साहब, हम आप घूमिए टहलिए, कोई इशू नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, बाकी जो प्लास्टिक है वो एटलीस्ट डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे अगर डालेंगे या एक्सचेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक मेजर हमको इसमें बेनिफिट मिल सकता है, लोकल्स को भी और अदरवाइज भी एनवायरनमेंट को भी मिल सकता है। तो ये जो जैसे दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लोग टूरिज्म के लिए जो अब वही है इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा रहे हैं, होटल्स, वो सब, तो इकोलॉजी डिस्टर्ब तो होती है, वो तैयार होते हैं इसके लिए या थोड़ा? देखिए क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे पलायन की बात आती है, माइग्रेशन, लोग यहाँ से बाहर जाते जाते हैं। तो जब हम रिमोट एरियाज में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं तो एक होटल नहीं बन रहा है, वो एक होटल कम से कम 100 फैमिली के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि 100 फैमिली का प्रोडक्ट या मैन पावर या एम्प्लॉयमेंट या किसी न किसी तरह से वो कनेक्टेड होते हैं। तो एक बड़ा होटल या बड़ा रिजॉर्ट इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इतने सारे लोगों से प्रोडक्ट ले रहा है, तो पूरा जो इकोनॉमी है उस एरिया की, आप समझो 10-15 किलोमीटर के रेंज में सबको अफेक्ट करता है वो। तो थोड़ा हमें बस वही बैलेंस करना है कि हम उतना ही करें जिसमें कि हमारी लॉन्ग टर्म हमारे डैमेज नहीं हो एनवायरनमेंट पे। लोकल्स तो हमेशा सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए कि नुकसान नहीं होना चाहिए, तो रोजी रोटी है। और टूरिस्ट भी थोड़ा अच्छा से बिहेव करेंगे तो इकोनॉमी भी चल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, माइग्रेशन हम कम कर ले जाएंगे, जो हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं कि, और इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि पौड़ी में, अल्मोड़ा में और इधर काफी सारे लोग वापस भी आए हैं जिन्होंने ये देखा कि गांव जाके कुछ कर सकते हैं, रोजगार के अवसर, रोजगार हो सकता है कि छोटा कोई यूनिट लगा दिया या फूड का कुछ कर दिया या होटल बना दिया या रिजॉर्ट बना दिया, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ लोगों को। या अगर वो दिल्ली बॉम्बे में किसी होटल में काम कर रहे हैं तो यहाँ आके अपने घर के पास किसी होटल में काम करना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि उत्तराखंड के लोग जो हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा फेमस हैं, और वर्ल्ड ओवर यहाँ के जो शेफ हैं, जो कुक होते हैं, वो बहुत, मतलब दे आर वेरी वेरी फेमस। मुझे तो सॉफ्ट स्पोकन भी बहुत लगते हैं बहुत, और वही मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ के जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सूट करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोग यहाँ के। चलिए अब रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बात करें तो मतलब रिलीजियस टूरिज्म के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी लिमिटेशंस बहुत रहती हैं, उतनी ही जगह है या कैसा है, लेकिन खतरनाक रास्ते हैं। तो मैं खैर रोड सेफ्टी पर तो बाद में आऊंगी, लेकिन फिलहाल आप अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है क्या रिलीजियस प्लेसेस पर? जैसे केदारनाथ धाम में हम लोग मास्टर प्लान के अंदर बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम का पूरा मास्टर प्लान खुद से फाइनल किया था, अप्रूव किया था, फंड करवाया उन्होंने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफी काम कर चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग, जो पुरानी डैमेज्ड बिल्डिंग है, उनको एक एक करके निकालते जाते हैं, नई नई बनाते जाते हैं उसके अंदर। अच्छा। बट पूरा प्लान है, आप समझिए अभी 2-3 साल और लग जाएगा। अच्छा। पूरा फाइनल होने में। वहां हमने एसटीपी भी बना दिया, वहां पे पावर का भी बना दिया, रोपवे जहां आ रहा है वो भी प्लान किया गया है, हेलीपैड कहाँ पे होगा, मंदिर कैसे होगा, घाट कैसे होगा, मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड, और उसी प्लान से बना रहे हैं। क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल मैक्सिमम ने वही यूज किया है, जैसे वहीं के स्टोन यूज किए, परमिशन लेके वुड यूज किए उसमें। तो केदारनाथ धाम में पूरा हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान पे काम चल रहा है, पूरा मास्टर प्लान वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाइनल किया, उस पर भी काम कर रहे हैं। और हम पब्लिक को, जैसे पहले हम जाते थे तो सिर्फ मंदिर है, मंदिर में गए, दर्शन करके वापस आ गए, हम उसी लोकेशन पे और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको कि घाट हमने बनाया, आप स्नान कर सकते हो, कुछ आरती का सिस्टम कर रहे हैं जो शाम में आप बैठ सकते हो, कुछ शोज वहां पे होंगे वो आप देख सकते हो, यू कैन रिलैक्स, यू कैन डू योगा, यू कैन डू मेडिटेशन, वो सारी चीजें हमने प्लान करी है केदारनाथ धाम में। सिमिलरली बद्रीनाथ धाम में सिर्फ मंदिर था पहले, वहां 2 लेक हमने बना रही है, वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी जो पब्लिक कन्वीनियंस होते हैं वो पूरा बनाया गया है, उस पर काम चल रहा है। रिवर फ्रंट वाले काम में थोड़ा इशू आ रहा है,
पहले बद्रीनाथ मंदिर के बहुत आसपास बहुत सारे क्लटर टाइप के बहुत सारे घर वर थे, उनको क्लीन करके पूरा एक अच्छा कहीं दूसरी जगह भव्य टाइप का जो अच्छा। उनको दूसरी जगह लौट किया गया। एक जो बड़े मंदिर की जो भव्यता होती, जो एक लुक होता है बेसिकली, वो वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। तो ये 2 बड़े मंदिर जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी और जो छोटे मंदिर हैं, पूर्णागिरी मंदिर पे हम लोग काम कर रहे हैं, नैना देवी नैनीताल उस पे काम कर रहे हैं, और जागेश्वर धाम पे मास्टर प्लान का काम चल रहा है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जो श्रद्धा के लिए भी फेमस हैं, टूरिस्ट भी बहुत जहाँ पे आते हैं, उन पे हमने टेकअप किया हुआ, और सब पे रोड बनाने का काम, मास्टर प्लान का काम, ब्यूटिफिकेशन, एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड। केदारनाथ में तो लेकर एक विवाद बीच में, वो लोग बहुत आके हल्ला गुल्ला या पिकनिक स्पॉट जैसा, तो ये भी एक बहस छिड़ी थी कि भाई वो रिलीजियस प्लेस को रिलीजियस प्लेस रहने दो। ये क्या हो रहा है आजकल की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं धाम में, तो वो इतना पॉपुलर हो गया है कि लोगों को लगता है छुट्टी है तो हाँ, उसको पिकनिक चलो स्पॉट नहीं जाके आ जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज आए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मर्यादा को देखते हुए करिए, क्योंकि वो उस जगह की अपनी एक मर्यादा है। सही बात है। हमें ब्रीच नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक को समझाएं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, और डिग्निटी उस जगह की बनाए रखें, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखें। जो वो मतलब इतना पुराना जगह है, इतनी वैल्यू उसका, मतलब तो वो, बट थोड़े इश्यूज रहते हैं अभी भी। चलिए, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर ली, हमने रिलीजियस टूरिज्म सब तरह की बात की। अब सेफ्टी और पहाड़ी इलाकों में कितना भी आप सोचें, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या क्या कर रहे हैं, जो आप, चाहे रोड्स हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइनेज है, या एक्सीडेंट्स ना हो, या कभी मौसम खराब है तो कोई बड़ा हादसा ना हो, या जैसे पुरानी जो हादसे हुए हैं वो कभी रिपीट ना हो, इन सब के लिए क्या चल रहा है? देखिए, रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और पहाड़ में जैसे आपने खुद कहा कि पहाड़ में एडिशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि प्लेन्स में सड़कें एट ग्रेड हैं, एक लेवल पे हैं, पहाड़ में कैसे रास्ता जा रहा है पता है, खाई है, एक तरफ पहाड़ है, और टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये सब इश्यूज रहते हैं। तो इस पे स्टेट ने पहले से काम करना शुरू किया था। फिर एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक डिसीजन दिया कि रोड सेफ्टी पे सारे स्टेट्स अपना अपना प्लान करके काम करना शुरू करें। उस पे हमने फर्दर उसको आगे बढ़ाया। आज के डेट में हम जितने हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनको हमने 100% जो क्रैश बैरियर होते हैं उनसे कवर किया है। कहीं पे पैरापेट बनाए, कहीं पे क्रैश बैरियर, थोड़ा सा पोर्शन बचा है जिसमें नहीं हुआ है, वो हमने भारत सरकार से बात करके सैंक्शन कराया हुआ है। जो स्टेट हाईवेज हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि हम स्टेट हाईवे को 100% क्रैश बैरियर से कवर कर देंगे। इसके बाद जो नॉर्म्स के हिसाब से साइनेजेस, सेफ्टी फीचर्स, कैट्स आई, मार्किंग्स, ये सारी चीजें, उसको भी फोकस किया गया है। हमने अपने स्टेट में जितने भी हमारे हाईवेज हैं उनका रोड सेफ्टी ऑडिट भी कराया है। जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं उनसे हमने अपने पूरे स्टेट हाईवेज और एनएच का रोड सेफ्टी का ऑडिट कराया है। जो उन्होंने हमें शॉर्टकमिंग्स बताई उस पे भी हमने काम किया। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, जिले के लोग होते हैं, तमाम लोग होते हैं उसमें। उन्होंने जितने ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए या जो उनको लगा कि जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, जितने उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जो उनके सजेशन आए, उसको भी हमने सारे सैंक्शन करके सब पे काम चालू कर दिया है। अच्छा। तो हमारा प्लान ये है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर क्रैश बैरियर 100%, क्योंकि पहाड़ में ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अगर गाड़ी थोड़ा भी गलत गई तो नीचे जा सकती है गाड़ी। नीचे जाने पे जनरली डेथ या और डैमेज होता है, वो रोकना है हमको। और बाकी सारी चीजें, कहीं मिरर लगाना है, कहीं साइनेज बनाना है, प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगाने हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, कहाँ पे कर्व है, उस पे सब पे काम चल रहा है। और आगे जैसे मैंने बताया 2 से 3 साल के अंदर हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारे काम सैंक्शनड हैं जहां जहां पे आइडेंटिफाइड थे। अगर फ्यूचर में कोई नया पॉइंट आता है, नया स्पॉट डेवलप होता है, तो उसको भी हम लोग टेक। आजकल गूगल मैप्स भी रास्ते भटकाने के लिए आजकल बहुत अनपॉपुलर होता जा रहा है। वो मेरे साथ ही हुआ, अभी रोड बनी नहीं थी और गूगल ने मुझे वहां भेज दिया। वो थोड़ा इशू है, बट हम लोग ये देखते रहते हैं, क्योंकि जहां भी नया रोड हम बनाते हैं ग्रीनफील्ड, उसमें हम वो लगा के रखते हैं अपना, मतलब वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं यहाँ से कि वो प्रॉपर उसको लगा के रखें। और
साइनेज भी लगा के रखें, ये रोड यहाँ के बाद बंद है। मतलब ऐसा नहीं कि आप गूगल देख के चले जा रहे हैं, बट देयर मस्ट बी सम साइनेज और समथिंग कि आप रोड नहीं है, ये बंद करिए। कई बार रात में बहुत रिस्की हो सकता है। तो ये इसको हम लोग ध्यान देते हैं। जब एक दो मीडिया के माध्यम से जब ये बात आई, कहीं एक दो जगह पे हुआ कि गूगल देखते हुए कोई गाड़ी गिर गई, तो हमने फिर दोबारा उसको रीइंफोर्स किया कि सारे ऐसे जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है उनमें दोबारा ये चीज लगाया जाए। मेरे साथ ही हुआ 4-5 दिन, भाई पीपा पुल पे चढ़ा दिया, वो पीपा पुल भी टूटा हुआ था। कई साल पहले स्विट्जरलैंड गई थी डॉक्टर पांडे, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे खासकर हिली एरियाज में, जैसे रात में अगर स्नोफॉल हुआ है तो गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो लगातार रेडियो पे जो गाने वाने चल रहे थे उसको इंटरप्ट करते हुए एक एडवाइजरी आती जा रही थी कि इस सड़क पर मत जाइए, यहाँ स्नोफॉल है, यहाँ रास्ते बंद कर दिए गए। तो मुझे लगा ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती? रोड सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट। इसमें जो हम लोग ने किया है वो हमने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई है, जो हमारे मेन रोड्स हैं, जो चार धाम के रोड्स हैं, मैंने उनमें लगाई है स्क्रीन। अच्छा। कुछ जगह लगाई, कुछ और लगाने जा रहे हैं, उसमें ये डिस्प्ले आते रहता है कि इस रोड में प्रॉब्लम है या रोड बंद है या करके, क्योंकि मेजर रोड है हमारा जो NH वाला, कहीं लैंडस्लाइड हुई है तो पहले से वो आएगा उसके अंदर। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वो भी प्लान किया गया है, जो SMS आता है, इमरजेंसी अलर्ट्स आते हैं, तो जो मोबाइल उस रेंज में होंगे, उसके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज में, उनके पास सिर्फ वो मैसेज जाएगा कि इस रोड पे इस जगह में ब्लॉकेज है। वो भी प्लान किया गया है कि अगर कहीं पे इस तरह की सिचुएशन होती है, ये मैसेज फ्लैश कर दीजिएगा, तो उसके आसपास के टावर से उधर जितने मोबाइल ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आ जाएगा मैसेज। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग ने करी हैं, बट ओवर अ पीरियड टाइम और जो दूसरे कंट्री जो डेवलप्ड हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग भी उसको लेके करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, उसको लेकर उसके मद्देनजर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या EV फ्रेंडली जो भी चीजें जिनकी जरूरत है, उस पर कुछ काम चल रहा है क्या? स्टेट ने EV के लिए जो मेनली EV का इशू है वो है चार्जिंग, कि अगर आप दिल्ली से आते हैं या कहीं से आते हैं तो उसमें स्टेट ने कॉल लिया कि हर 20 किलोमीटर पे जो हमारे मेन हाईवेज हैं उनमें EV का बनाया जाए। उसके लिए एक एजेंसी भी बनाई गई है। अच्छा। वो अलग अलग जगह पे कर रहे हैं काम, जहां पेट्रोल पंप में जगह होगी वहां पे दिया जाएगा, नहीं तो अराउंड 20 किलोमीटर पे मेन हाईवे बनेंगे। वो उस पर काम चालू कर दिया गया है। और शहर में स्पेशली जो देहरादून है, हरिद्वार है, इनमें भी कई जगह पे लग गए, कई जगह पे और हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स हैं हमारे 2-3 जगहों पे, उनके नीचे लगाए गए हैं, और वो गूगल में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये यहाँ पे है। तो उस पर काम चालू हो गया। इसके अलावा रिपेयर वगैरह उसका और बैटरी का जो इशू होता है, उनके लिए भी जो है शॉप्स और ये सब जो रिपेयर और मेंटेनेंस वाले जो हैं उनको भी किया गया है। आगे चल के हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जितना EV जाएगा उतना पहाड़ में पोल्यूशन घट जाएगा। अभी जितनी गाड़ियां जाती हैं उससे वो होता है, तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे हम कार्बन फुटप्रिंट घटा रहे हैं। फिर गाड़ियों का जो है, अगर सड़कें अच्छी होंगी, कम रुकेंगी और EV होगी, तो डेफिनेटली पोल्यूशन और बाकी चीजें और बेहतर होंगी। एक और मुद्दा ऐसा लगता है मुझे डॉक्टर पांडे कि अब तो उस पर बात होने लगी है और अब सरकारें, अधिकारी सब ध्यान देते हैं, वो है डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सालों से हमारे देश में नहीं था, लगातार इस पर सवाल उठे। अब मुझे लगता है उस पर काम शुरू हो रहा है, और सिर्फ यहाँ नहीं, हर राज्य में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग, लेकिन हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। अब तो उत्तराखंड भी काफी अच्छा कर रहा है, तो ऑफिसेज वगैरह तो हम लोग के सारे डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। हम लोग के मार्केट और ऑफिस सारे गवर्नमेंट ने उस पर कॉल लेके पूरा किया है, हर जगह पे किया है। अभी एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक ऑर्डर किया था कि टॉयलेट्स वगैरह के लिए भी जितने कोर्ट्स हैं उनमें डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट भी होने चाहिए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं स्टेट में। लेकिन ओवरऑल जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए, क्योंकि डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सड़क तो सेम ही रहेगी, बट बाकी बोर्डिंग करना, अलाइट करना गाड़ी से, और वहां से आगे कैसे जाएंगे, व्हील चेयर कैसे, उस पर निश्चित रूप से अभी काम किया जाना की जरूरत है आगे। और हम लोग टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेसेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है काफी चैलेंज है यहाँ पर। वो तो चैलेंज है, हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। हम लोग ने स्टार्ट किया है नीचे से, जैसे हम कह रहे हैं आपको। तो ओवरऑल इकोसिस्टम बना के उसको में करना पड़ेगा कि
एंड टू एंड सोल्यूशन मिलना चाहिए, मतलब कहीं बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर सफर कर जाएगा आदमी। तो उस पर निश्चित रूप से काम किए जाने की आवश्यकता है। एक और कंसर्न आपको दिखाई देती होगी, हम लोग एज आउटसाइडर्स क्योंकि इसको फील करते हैं, आप देहरादून आइए या कोई भी जो बड़े शहर जिनको कहेंगे राज्य के, वहां पर अब जितनी भीड़ हो गई है और पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस हिसाब से वो भीड़ को हैंडल करने के लिए है नहीं, वो तो उस पर कुछ जो मेट्रोज हैं आपके, उनको लेकर कुछ प्लान है क्या? हम लोगों ने आने वाले 25 साल मतलब 2047 जो प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है कि हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो उसके हिसाब से स्टेट के लिए भी हमने प्लान करी है चीजें अपने। देहरादून से स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन गया है, कुछ दिन में चालू होने वाला है। उसके बाद हमने 3 एलिवेटेड रोड प्लान किए हैं। जैसे अभी आप हरिद्वार से आते हैं तो जाम की स्थिति हो रही है, वहां से एक हम बना रहे हैं मोहकमपुर से आशा रोड़ी, जो दिल्ली वाला रोड है उस पे टच करेगा, पूरा एलिवेटेड बना रहे हैं 12 किलोमीटर का। फिर आशा रोड़ी से झाझरा एक जगह पड़ती है जो पोंटा साहब को एक नया हमने हाईवे बनाया 4 लेन का, उस पे टच करेगा। फिर वहां से मसूरी का एक हमने रोड प्लान किया है। तो पूरा एक देहरादून का एक तरीके से आप समझिए हाफ सर्कल है जो हमने एलिवेटेड प्लान किया, नया रोड प्लान किया पूरा 4 लेन मसूरी तक का। इसके बाद शहर के अंदर 2 रिवर्स हैं जो बरसाती नदियों की तरह, ज्यादा पानी नहीं होता उसमें, एक इधर है एक उस तरफ है, बिंदाल और रिस्पना 2 रिवर हैं यहाँ पे। तो इन दोनों नदियों के अंदर से हमने 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान किया, जो जिसपे काम स्टार्ट कर लिया हमने। लैंड एक्विजिशन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन NHAI करेगी, भारत सरकार ने सहमति दे दी उस पर। लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं हम लोग और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। वो शहर के अंदर के ट्रैफिक को काफी हद तक कम करेगी। दूसरे जो लोग अभी मजबूरी में देहरादून शहर के अंदर से होकर जिनको जाना पड़ रहा है एक साइड से दूसरा, उनके लिए सहूलियत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो देहरादून से मसूरी के रास्ते में तो बहुत लंबा ट्रैफिक जैम लगेगा, तो उसको भी वो अवॉइड करा देंगे। जब ये बन जाएगा तो वो सीधे जाके मसूरी रोड पर निकलेगा, बीच में आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो एलिवेटेड है, एक्सेस कंट्रोल है, 2-3 जगह पे उसमें एंट्री एग्जिट हमने दिया, जो मेजर जंक्शन है उनमें दिया है। वो सीधे आपको मसूरी रोड और उधर IT पार्क के पास में हम उसको निकाल रहे हैं और उन दोनों को भी आपस में मिला दे रहे हैं। तो वो एक तरह से इंटरनल रिंग रोड का काम करेगा और दोनों जो है NH से मिलते हैं, तो एक पूरा सर्कल हमारा बन रहा है उससे। तो वो हमारा एक इंटरनल रिंग रोड हो गया। और जो मैंने अभी बताया आपको मोहकमपुर, आशा रोड़ी, झाझरा और मसूरी, ये आउटर रिंग रोड की तरह से काम कर रहा है। और दूसरा जो है मसूरी से उतरने समय दूसरे साइड से हम प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। ये हमारा देहरादून का हो गया। इसके बाद देहरादून से ऋषिकेश 4 लेन जिसपे ऑलरेडी काम चल रहा है। एयरपोर्ट से आगे टिहरी के लिए ग्रीनफील्ड हमने प्लान किया है, जो 40 मिनट्स में 8 टनल के साथ 40 मिनट्स में आप सीधे टिहरी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग टिहरी लेक पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। लेक पहुंच जाएंगे, लेक तक रेलवे भी पहुंचने का उस पर भी सर्वे चल रहा है। हो सकता है ट्रेन हम अगले कुछ साल में टिहरी लेक पे पहुंचा ले जाए। फिर जब वहां पहुंचेंगे तो वहां का लेक का जो पूरा पोटेंशियल हमको अगर निकालना है तो उसके लिए हमने एक रिंग रोड प्लान किया। 58 किलोमीटर का रिंग रोड है जो हमने सैंक्शन किया है, जिसपे लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर ऑलरेडी ऑन है। ये हम पूरा बनाएंगे। ये डबल लेन रोड होगा पूरा। पहाड़ में डबल लेन से ज्यादा नहीं बनाते हम, क्योंकि दिक्कत हो सकती है उसमें। और टूरिज्म रोड होगा जिसमें व्यू पॉइंट्स, जिसमें पार्किंग, एवरीथिंग विल बी देयर। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डिजाइन फाइनल कर चुके हैं हम लोग, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। इवन जो उस पर हम ब्रिज बना रहे हैं, 10 ब्रिज आ रहे हैं उस पर, वो जो ब्रिज होंगे वो भी टूरिज्म ब्रिजेस होंगे, मतलब वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। वो डिजाइन ऐसे होंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के होंगे, कि लोग सिर्फ उस ब्रिज को देखने आ जाए वहां पे। मतलब जैसे आप हावड़ा जाते हैं तो आप हावड़ा ब्रिज देखते हैं, ये वैसा ही होना चाहिए। US आप जाएंगे तो वहाँ न्यूयॉर्क में अलग ब्रिज होते हैं, LA में अलग होंगे, लंदन में अलग है। तो ऐसा हम यहाँ भी प्लान कर रहे हैं। तो 10 ब्रिज हैं जो हमने, जिनका हम ये कंसल्टेंट हमने फाइनल किया, जो आगे आने वाले टाइम में हम बनाएंगे, जो मैंने लंबी प्लान करी। फिर आप हरिद्वार चलिए। हरिद्वार में आधा बाईपास हमने प्लान कर दिया, दूसरा भी अलाइनमेंट और फाइनल कर दिया है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं हरिद्वार के, क्योंकि मेले होते हैं, तमाम इश्यूज होते हैं, तो अंदर से ना आना पड़े आपको, सीधे बाहर से जा सकते हैं आप। वो भी एक्सेस कंट्रोल होगा। आप चलिए, अगर आपको बाहर जाना है, देहरादून जाना है, सीधे बाहर से बाहर निकल जाएंगे आप। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक टनल बना रहे हैं 3 किलोमीटर की और बाहर सीधे आप। वहां का हो गया। ऋषिकेश मैंने बताया आपको, पूरा एलिवेटेड बना रहे हैं बाईपास, वो भी एक्सेस कंट्रोल्ड है। सीधे ऋषिकेश से बाहर निकल जाएंगे आप, अंदर नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। शहरों का ट्रैफिक बिल्कुल बाहर। फिर हरिद्वार से हल्द्वानी एक ग्रीनफील्ड नया हाईवे प्लान्ड है।
हरिद्वार से हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे जो यूपी बना रहा है उससे एक्सेस हम ले रहे हैं, हरिद्वार से सीधे उस पे लेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे जो मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, उस पर भी सहमति हो गई, वो हम बना रहे हैं। फिर हल्द्वानी पहुंचने के बाद हल्द्वानी का एक रिंग रोड पूरा प्लान कर दिया है, अलाइनमेंट फाइनल कर दिया कि उस पर काम चल रहा है। नैनीताल, काठगोदाम से नैनीताल रोपवे, नैनीताल से काठगोदाम से सीधे जौली कोटो के अल्मोड़ा, अभी बाहर डबल लेन कर रहे हैं, उसमें कैंची धाम के 3 बाईपास हमने प्लान किए हैं। टनकपुर से लिपुलेख तक उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। आप पहले लोग पैदल जाते थे, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते थे तो लोग तो पैदल जाया करते थे, अब गाड़ी से जा सकते हैं। पूरा ऑल वेदर रोड बन रहा है, आगे वाले कुछ टाइम में हम लोग बना लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर बद्रीनाथ धाम से आप लौटते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुमाऊं होके आ जाएं, तो कोई अच्छा रोड नहीं है, तो हमने कर्णप्रयाग से कुमाऊं कनेक्ट करने वाला रोड डबल लेन सैंक्शन काम चल रहा है। फिर वहां से एक रोड आता है रानीखेत, रानीखेत से आता है रामनगर, वो सिंगल लेन रोड है, उसको हमने डबल लेन में सैंक्शन किया है, वो उसको भी हम अलग से बनाएंगे। तो स्टेट के ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम सैंक्शन हो गया है या प्लानिंग फाइनल हो चुकी है, डिस्कशन हो चुके हैं, सारे हो गए। तो आने वाले टाइम में ये सारे प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे हमारे स्टेट में, और जो इनकन्वीनियंसेस या जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है टूरिज्म का या पॉपुलेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें प्लान करी गई कि इससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि शहरों का लोड भी कम। बिल्कुल, कि जो लोग अभी आप हरिद्वार वालों से पूछे हैं, मेला वहां पे होता है, एक मेला मतलब वो उनका 2 दिन खराब हो जाता है, तो थोड़ा उनको सहूलियत मिलेगी और हमें जैसे क्रॉस करना हो तो हम परेशान नहीं हो वहां पे। तो ये सारी चीजें उसके हिसाब से प्लान की गई। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, वो हमने ब्रिजेस को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बी से ए लोडिंग में ले जा रहे हैं कि हाईएस्ट लोड वाली अगर ट्रक जाती है तो जा सकती है रिमोट तक। सारे पुल को हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने, तो 330 पुल हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए, जो हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिसपे सैंक्शन का काम चालू है। तो तमाम सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, और स्टेट को एक मॉडल स्टेट, एक डेवलप्ड स्टेट, एक इकोनॉमिक पावर, जितना हमारी कैपेसिटी उसके हिसाब से करने के लिए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम अपने आप को आगे ला सकते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मतलब उत्तराखंड निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उस पे 47 तक हम उसको अपने आप को निश्चित पहुंचाएंगे। चलिए, तो यही मेरा इनफैक्ट इससे से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल था। 25 साल का इस सफर, जिसमें 20 साल आपने करीब से देखा, अलग अलग रोल्स आपने निभाए यहाँ पर, अगले 25 साल हम दोनों की जगह कोई और 2 लोग बैठे होंगे, इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दूसरा होगा, लेकिन उस समय उत्तराखंड की तस्वीर क्या होगी, आप आज क्या सोच पाते हैं इसके लिए? बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार बहुत पॉजिटिवली काम करती है उत्तराखंड की, 20 साल से मैंने ही देखा यहाँ पे। पब्लिक के लिए बहुत हम लोग कंसर्न है, इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, और अपने डेवलपमेंट के लिए भी कंसर्न है हम लोग। तो इन तीनों का बैलेंस बना के हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टेट का जो रैंकिंग है, इकोनॉमिक रैंकिंग है, जो भी आप कहें, जीडीपी या जो भी आप बोले, वो सब हम इंडिया में नंबर 1 लेके जाएंगे अगले 25 साल में, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और डेवलप्ड, जो इंडिया को डेवलप बनाने के लिए जो हमारे तरफ से रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से हम यहाँ पे निश्चित रूप से पहुंचेंगे। क्या बात है। चलते चलते, अब मुझसे नहीं, आप अपने राज्य की जनता से, खासकर जो दूर दराज के लोग रहते हैं, कनेक्टिविटी की हमने सारी बातें कर ली, पर्यावरण की, सब कुछ, आपका एक मैसेज अपने लोगों के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से पब्लिक के लिए काम कर रही है, पब्लिक के इकोनॉमी के लिए, वहाँ के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। और कई बार समय लगता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमें टाइम कम मिलता है काम करने का, कहीं पे 6 महीने मिल रहे हैं, कहीं पे 8 महीने मिल रहे हैं। तो पेशेंस रखा जाए, निश्चित रूप से सरकार आप तक पहुंच रही है, और आपके डेवलपमेंट के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, पूरी तरह से सजग है, और निश्चित रूप से ऐसे सारे काम किए जाएंगे जिससे आपको जो भी फैसिलिटीज हैं वो बेहतर से बेहतर मिल सकें। जो डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड स्टेट की बात होती है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की फैसिलिटीज आपको मिल पाए, यही प्रयास रहेगा। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड एट 25 में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले 25 साल के सफर के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।